सुबह मध्याह्न बच्चों में अशोक कुमार देहरी आपका हिंदी विषयाचार्य आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी आरोह भाग 1 के अंतर्गत देखेंगे पाठ रजनी, और इसे लिखा है मन्नू भंडारी जी ने। पाठ पर चर्चा शुरू करें इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, यदि अब तक आपने हमारे चैनल अशोक कुमार देहरी हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। और यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो कोई आवश्यकता नहीं, सब्सक्राइब एक बार होती है, लाइक कमेंट और शेयर बार बार होते हैं। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए पाठ पर चर्चा शुरू करते हैं। अगले कड़ी में आपने देखा था कि रजनी अमित से कह रही है कि यदि अच्छा पेपर करने पर भी कम नंबर आते हैं इसलिए कि ट्यूशन नहीं ली थी, तो यह सर की गलती नहीं बल्कि उनकी बदमाशी है, और इस बदमाशी के लिए तुझे सर से लड़ना चाहिए, न कि मम्मी से, बल्कि तुम सर से जा कर के लड़ो। ऐसा कहकर रजनी कहती है और अमित भी इस प्रकार से सिर हिलाने लगता है मानो कि कितनी बेकार की बात रजनी आंटी कर रही है। लीलाबेन 2 गिलासों में शिकंजी बना कर लाती है। शिकंजी कहने पर नींबू के रस से बना हुआ एक पेय है, और उसको बना करके लाती है और अमित लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाता तो रजनी घुड़कती है। आगे देखिए, रजनी कहती है चलो पियो शिकंजी, देखते नहीं चेहरा कैसे पसीना पसीना हो रहा है। दोनों शिकंजी पीने लगते हैं। इस दौरान रजनी कुछ सोच रही है। शिकंजी खत्म करके फिर रजनी कहती है कल आप 9 बजे तैयार रहिए अमित साहब, आपके स्कूल चलना है। अमित एकदम डर जाता है, कल से तो छुट्टी है, पर आप अगर स्कूल जाकर कुछ कहेंगी तो सर मुझसे बहुत गुस्सा हो जाएंगे। वहाँ मत जाइए प्लीज़, वहाँ बिल्कुल मत जाइए। ऐसा कह कर के अमित उन्हें अनुरोध करने लगता है। लीलाबेन भी कहती है हाँ रजनी, तुम कुछ करोगी कहोगी तो अगले साल कहीं और ज़्यादा परेशान न करें इसे। अब जब रहना इसी स्कूल में है तो इन लोगों से झगड़ा। रजनी बीच में ही बात को काट करके गुस्से से कहने लगती है, यानी कि वे लोग जो भी जुल्म ज़्यादती करें, जुल्म ज़्यादती अर्थात अन्याय अत्याचार करें, हम लोग चुपचाप बर्दाश्त करते जाएं। सही बात कहने में डर लग रहा है तुझे, तेरी माँ को? अरे जब बच्चे ने सारा पेपर ठीक किया है तो हम कॉपी देखने की मांग तो कर ही सकते हैं, पता तो लगे कि आखिर किस बात के नंबर काटे हैं। ऐसा कह कर के रजनी अपनी बात पर अड़ जाती है। अमित झुंझलाकर कहता है बता तो दिया आंटी आप। रजनी फिर गुस्से से कहती है ठीक है तो अब बैठकर रो तुम और माँ बेटे दोनों। फिर दनदनाती हुई निकल जाती है, अर्थात बिना रुके वह निकल जाती है। दोनों के चेहरे पर एक असहाय सा भाव उभरने लगता है। लीलाबेन कहती है अब यह रजनी कोई और मुसीबत न खड़ी करे। फिर दृश्य समाप्त हो जाता है और नया दृश्य प्रारंभ हो जाता है। अगले दृश्य में स्कूल के हेडमास्टर का कमरा दिखाई दे रहा है। बड़ी सी टेबल है, दीवार के सहारे रखी कांच की अलमारी में बच्चों द्वारा जीते हुए कप और शील्ड्स जमे हुए रखे हैं। दीवार पर कुछ नेताओं की तस्वीरें भी लगी हुई है। एक बड़ा सा मैप लटका है। एक स्कूल के हेडमास्टर के कमरे का वातावरण तैयार किया जाए, मतलब अगर ऐसा दृश्य दिखाया जा रहा है तो इस प्रकार से वातावरण निर्मित किया जाए। हेडमास्टर काम में व्यस्त है। चपरासी बड़े अदब से अर्थात शानदार तरीके से एक चीट ला कर रखता है। हेडमास्टर कुछ क्षण उसे देखता रहता है। फिर हेडमास्टर कहता है बुलाओ। फिर रजनी का प्रवेश होता है और वह नमस्कार करती है। हेडमास्टर कहता है बैठिए, कुछ देर रुककर कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। फिर रजनी कहती है मैं 7th क्लास के अमित सक्सेना की मैथ्स की कॉपी देखना चाहती हूँ। हेडमास्टर के चेहरे पर ऐसा भाव जैसे कुछ समझा न हो, जानबूझ करके ना समझ वाली भाव उभरता है। ईयरली एग्जाम्स की कल ही जिसका रिजल्ट निकला है वह पूछता है कि जो वार्षिक परीक्षा है उसकी जिसका कल ही परिणाम निकला है। फिर
जो हेडमास्टर है बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, सॉरी मैडम, ईयरली एग्ज़ाम्स की कापियाँ तो हम लोग नहीं दिखाते हैं, अर्थात वार्षिक परीक्षा की जो कापी है उसे हम लोग नहीं दिखाते हैं। रजनी कहती है, जानती हूँ मैं, लेकिन बात यह है कि अमित ने मैथ्स का पूरा पेपर ठीक किया था, लेकिन उसे कुल 72 नंबर ही मिले हैं। कापी देखकर सिर्फ यह जानना चाहती हूँ कि अमित को अपने बारे में कुछ गलतफहमी हो गई थी, अर्थात भ्रांति धारणा हो गई थी, या फिर अपने एक एक शब्द पर जोर देकर कहती है गलती एग्जामिनर की है, अर्थात गलती परीक्षक की है। हेडमास्टर सारी बात को बहुत हल्के ढंग से लेते हुए कहता है, और आप भी कमाल करती हैं। बच्चे ने कहा, और आपने मान लिया। अरे हर बच्चा घर जाकर यही कहता है कि उसने पेपर बहुत अच्छा किया है और उसे बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर हम इसी तरह कापियाँ दिखाने लग जाएं तो यहाँ तो पेरेंट्स की भीड़ लगी रहे सारे समय। इसलिए तो ईयरली एग्ज़ाम्स की कापियाँ न दिखाने का नियम बनाया गया है स्कूलों में। और रजनी अपने गुस्से पर काबू पाते हुए कहती है, देखिए आप चाहें तो अमित का पूरा रिजल्ट देख सकते हैं। मैथ्स में हमेशा 100% नंबर लेता रहा है, अर्थात 100% नंबर आता रहा है। इस साल भी उसने पूरा पेपर ठीक किया है, 23 में आ ही जाती है अंततः। कापी देखकर मैं सिर्फ यह जानना चाहती हूँ कि नंबर आखिर कटे किस बात के हैं। हेडमास्टर फिर कहता है, आप बहस करके बेकार ही अपना और मेरा समय बर्बाद कर रही हैं। मैंने कह दिया ना कि इन कापियों को दिखाने का नियम नहीं है और मैं नियम नहीं तोड़ूंगा। रजनी व्यंग से कहती है, नियम यानी कि आपका स्कूल बहुत नियम से चलता है। हेडमास्टर गुस्से में आ जाता है, कहने लगता है, व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। फिर रजनी कहती है, आई मीन व्हाट आई से, मेरा मतलब मैं यह कहना चाहती हूँ कि नियम का जरा भी ख्याल होता तो इस तरह की हरकतें नहीं होता स्कूल में। कोई बच्चा बहुत अच्छा है किसी विषय में, फिर भी उसे मजबूर किया जाता है कि वह ट्यूशन ले। यह कौन सा नियम है आपके स्कूल का। फिर हेडमास्टर आगे को कहता है, देखिए यह टीचर्स और स्टूडेंट्स का आपसी मामला है। वो पढ़ने जाते हैं और वो पढ़ाते हैं, इसमें न स्कूल आता है न स्कूल के नियम। इस बारे में हम क्या कर सकते हैं। इस प्रकार से अपने आप को हेडमास्टर बचाने लगता है। रजनी कहती है, कुछ नहीं कर सकते आप तो मेहरबानी करके यह कुर्सी छोड़ दीजिए, अर्थात कृपा करके यह कुर्सी छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ कर सकने वाला आदमी चाहिए जो ट्यूशन के नाम पर चलने वाली धांधलियों को अर्थात कपट को रोक सके, मासूम और बेगुनाह बच्चों को अर्थात निर्दोष बच्चों को ऐसे टीचर के शिकंजों से पकड़ से बचा सके जो ट्यूशन न लेने पर बच्चों के नंबर काट लेते हैं। और आप हैं कि कापियाँ न दिखाने के नियम से उनके सारे गुनाह ढक देते हैं। हेडमास्टर फिर चीखने लगता है, कहता है, विल यू प्लीज गेट आउट ऑफ दिस रूम, अर्थात क्या आप इस कमरे से बाहर निकलेंगे। फिर जोर जोर से घंटी बजाने लगता है और दौड़ता हुआ फिर चपरासी आता है, मैम साहब को बाहर ले जाओ। रजनी कहती है, मुझे बाहर करने की ज़रूरत नहीं, बाहर कीजिए उन सब टीचर्स को जिन्होंने आपकी नाक के नीचे ट्यूशन का घिनौना रैकेट्स कहने पर घृणित गैर कानूनी काम जिसको करने वालों का एक समूह होता है, घिनौना रैकेट चला रखा है। फिर व्यंग से कहती है, पर आप तो कुछ कर नहीं सकते, इसलिए अब मुझे ही कुछ करना होगा और मैं करूँगी, देखिएगा आप। फिर तमतमाती हुई निकल जाती है। हेडमास्टर चपरासी पर बिगड़ पड़ता है, जाने किस किस को भेज देते हो भीतर। चपरासी कहता है, मैंने तो आपको स्लिप ला कर दी थी साहब,
हेडमास्टर गुस्से में स्लीप की चिंदी चिंदी करके फेंक देता है, अर्थात छोटे छोटे टुकड़े करके फेंक देता है और कुछ इस भाव से मानो रजनी ही की चिंदी बिखेर रही हो। फिर दृश्य समाप्त हो जाता है, नया दृश्य प्रारंभ हो जाता है। रजनी का फ्लैट, शाम का समय, घंटी बजती है, रजनी आकर दरवाज़ा खोलती है, पति का प्रवेश और उसके हाथ में ब्रीफकेस लेती है, अर्थात जो छोटी अटैची है उसे खुद पकड़ लेती है। पति जूते खोलते हुए, उनके जो पति हैं वह जूते खोलते हुए कहने लगते हैं, तुम आज दिन में कहीं बाहर गई थी क्या? रजनी कहती है, तुम्हें कैसे मालूम? पति फिर कहता है, फ़ोन किया था, एक फाइल रह गई थी, सोचा चपरासी को भेज कर मंगवा लूँ, पर कोई घर में हो तब ना। पति के चेहरे पर खींच भरा गुस्सा पुता हुआ है, अर्थात अप्रसन्नता भरा हुआ गुस्सा दिखाई दे रहा है। रजनी कहती है, तुम फाइल भूल गए और जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं, पर फिर भी उसके लिए मुझे घर में बैठना चाहिए, यह कौन सी बात हुई? पति जरा शांत होते हुए कहता है, अच्छा गई कहाँ थी? रजनी कहती है, एक स्कूल का नाम ले लेती है। पति स्कूल का नाम दोहराता है, तुम क्या करने गई थी वहाँ? रजनी गदगद भाव से, अर्थात प्रसन्नता भरे भाव से, पहले चाय ले आऊँ फिर बताती हूँ, ऐसा कहती है। कैमरा रजनी के साथ किचन में, अर्थात अगर दृश्य दिखाया जा रहा है तो कैमरे को किचन में ले जाना पड़ेगा। गुनगुनाते हुए रजनी खाने का भी कुछ बना रही है। लगता है जो कुछ करके आई उससे बहुत प्रसन्न है। दृश्य फिर बाहर के कमरे में, नाश्ते की प्लेट काफ़ी खाली हो चुकी है, जिससे लगे कि रजनी सारी बात बता चुकी है। आगे रजनी बोलती बंद कर दी हेडमास्टर की, इस प्रकार से कहती है, बोलती बंद कर दी हेडमास्टर की, मतलब भय से आवाज़ न निकलना। जवाब देते नहीं बना तो चिल्लाने लगे, पर मैं क्या छोड़ने वाली हूँ इस बात को? फिर पति कहता है, अच्छा मास्टर लोग ट्यूशन करते हैं या धंधा करते हैं, पर तुम्हें अभी बैठे बिठाए इससे क्या परेशानी हो गई? तुम्हारा बेटा तो अभी पढ़ने नहीं जा रहा है ना, ऐसा उसके पति कहते हैं। रजनी एकदम भड़क जाती है, यानी कि मेरा बेटा जाए तभी आवाज़ उठानी चाहिए, अमित के लिए नहीं उठानी चाहिए, और जो इतने इतने बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं, शिकार होना का मतलब किसी की छलपूर्ण बातों में आना, तो जो इतने इतने बच्चे शिकार हो रहे हैं उनके लिए नहीं उठानी चाहिए, सब कुछ जानने के बाद भी नहीं उठानी चाहिए। पति फिर कह देते हैं, ठेका लिया है तुमने सारी दुनिया का। इसमें तो रजनी और बिगड़ जाती है, कहने लगती है, देखो तुम मुझे फिर गुस्सा दिला रहे हो रवि, गलती करने वाला तो है ही गुनहगार, पर उसे बर्दाश्त करने वाला भी कम गुनहगार नहीं होता। जैसे लीलाबेन और कांति भाई और हजारों हजारों माँ बाप, लेकिन सबसे बड़ा गुनहगार तो वह है जो चारों तरफ अन्याय, अत्याचार और तरह तरह की धांधलियों को देख कर के भी चुप बैठा रहता है। धांधलियों अर्थात कपट को देख कर के भी चुप बैठा रहता है, जैसे तुम। फिर नकल उतारते हुए कहती है, हमें क्या करना है? हमने कोई ठेका ले रखा है दुनिया का? गुस्से और हिकारत से, अर्थात उपेक्षा भरे भाव से कहती है, माई फुट, अर्थात मेरी जूती। उठकर भीतर जाने लगती है, जाते जाते मुड़कर, तुम जैसे लोगों के कारण ही तो इस देश में कुछ नहीं होता, हो भी नहीं सकता, भीतर चली जाती है। पति बेहद हताश भाव से, अर्थात निराश होते हुए, दोनों हाथों से माथा थामकर कहता है, चढ़ा दिया सूली पर, अर्थात कष्ट मिल ही गया, और दृश्य समाप्त हो जाता है। फिर नया दृश्य प्रारंभ हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।